डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर नंबर 3। देखिए पहला क्वेश्चन जो है जो सबसे पहला सैंपल पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था वो था एप्लीकेशन टाइप, उसमें एप्लीकेशंस ज़्यादा थे। ठीक, दूसरा वाला जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें देखा कि जो पैटर्न है वो अपना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी जा सकता है। अब ये जो है ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक स्टीरियोटाइप वाला क्वेश्चन पेपर है जिसमें मिक्स काइंड ऑफ पैटर्न है और बढ़िया क्वेश्चन पेपर है, ये भी बढ़िया सैंपल पेपर है। देखो पहला क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 5 फैराडेज, ठीक, इज पास थ्रू 3 इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट कौन सा दे रहे हैं, एक सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और फेरिक क्लोराइड। आप एक चीज देखिएगा बेटे, इसमें है +1 चार्ज, इसमें है +2 चार्ज, इसमें है +3 चार्ज। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है, जितना चार्ज दिया हुआ है उतने को आपको करना है मल्टीप्लाई बाय 5 और उसका एटॉमिक मास। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जा रहा है, टू आइसोमेरिक कंपाउंड्स ए एंड बी हैव द फार्मूला C3H6Cl2, जिसको आप एक्वस KOH सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ए देना चाहिए प्रोपियोनल एल्डिहाइड, जबकि बी को देना चाहिए कीटोन। तो एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, बी अगर कीटोन देना चाहता है तो उस कंडीशन में ये दोनों क्लोरीन को कहाँ रखना पड़ेगा आपको, सेंटर में। ऐसे वाले दो ऑप्शन हैं अपने पास, कौन कौन से, सी और डी। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि ए देना चाहिए प्रोपियोनल एल्डिहाइड। प्रोपियोनल एल्डिहाइड देने के लिए आपको क्लोरीन सिर्फ टर्मिनल पे चाहिए। यहां पे देखेंगे तो एक क्लोरीन बीच में भी है, तो ये आपको नहीं दे पाएगा। यहां पे है टर्मिनल क्लोरीन, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आ रहा है मैचिंग। तो इस वाले में एन एलिमेंट विद विच कैन शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 4s76s2 लैंथेनोइड विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए एक काम करते हैं, सबसे बेसिक वाले से शुरू करते हैं बेटा। हम लोगों को मालूम है सेरियम का जाता है +4, पहला तो वो बन गया। अब आप चेक कीजिए, कभी भी मैच मेकिंग ऐसे ही करने का है। डी को 1 कौन कौन दे रहा है, डी को 1 दे रहा है ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, यानी बाकी दोनों ऑप्शन अपने रेस में से हट गए। अब क्या कंडीशन है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लैंथेनाइड एक्टिनोइड कंसीडर करते हो तब फिर अपने लिए ऑस्मियम आ जाता है, अदरवाइज बाकी तो मैंगनीज का ही चल रहा है, सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो अब इसमें आपके लिए सेकंड ऑप्शन क्या बच रहा है भाई, ये। अब इन दोनों में से देखिए ए को 3 कौन दे रहा है, ए को 3 दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। बाकी एक एक को बैठ करके मैच करने की जरूरत पड़ती नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम शांत मन से सोचोगे तो बढ़िया बना लोगे। इसमें क्या कहता है, इस वाले में सिर्फ वाटर है, बी में 1 मोल ग्लूकोज है और जबकि सी में 0.5 मोल ग्लूकोज है। अब उसमें पूछा क्या है बेटे आपको, उसमें आपको पूछा है वेपर प्रेशर के लिए। देखो सिंपल सी चीज है, नॉर्मल अगर वाटर है प्योर सॉल्वेंट है तो जब वो प्योर रहेगा तो उसका वेपर जितना भी निकलेगा वो सबसे मैक्सिमम कंडीशन होगी। उस कंडीशन में जितना वेपर प्रेशर बनेगा वो हमेशा हाईएस्ट होगा। आप उसमें जैसे जैसे क्या बोलना चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा पार्टिकल उसके साथ बाइंड होता जाएगा और उतना वेपर प्रेशर उसका कम होता जाएगा। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका है, ए का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इन दोनों में से किसका होगा, नहीं सी का। इसमें कंपैरेटिवली इसमें सिर्फ 0.5 मोल है ना भाई, इसमें 1 मोल है। इसमें अमाउंट ऑफ, हाँ, तो इसके बाद बारी आएगी सी की और उसके बाद बारी आएगी बी की। बी का सबसे कम होगा। अब चेक करो भाई, वेपर प्रेशर इन ऑल द 3 बीकर्स इज सेम, बिल्कुल नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ बीकर बी इज हाईएस्ट, बिल्कुल नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ बीकर सी इज हाईएस्ट, बिल्कुल नहीं। वेपर प्रेशर ऑफ बी इज लोअर देन दैट ऑफ सी, सही है, बी का सी से कम है देन दैट ऑफ सी, एंड वेपर प्रेशर ऑफ बीकर सी इज लोअर देन दैट ऑफ ए, ये सही है। लॉजिक क्लियर है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। एसिडिक कंपाउंड होने के लिए शर्त क्या थी, एक बार H+ दे तो वापस नहीं लेना चाहिए। ठीक, इस बेचारे के पास सिर्फ OH है जबकि इसके पास नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन, हाँ ये इससे ज्यादा एसिडिक है। लेकिन ये जो है इसमें तो 3 रखे हुए हैं
और वैसे भी मैंने जब आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने बताया था आपको स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में ये भी था, जबकि ये नाइट्रोफिनॉल तो उस लिस्ट में था ही नहीं। तो बाजी मार के ले गया कौन? ये। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमर? लिंकेज आइसोमर की शर्त क्या थी? पूरा सब कुछ सेम, सिर्फ एक लिंकिंग एटम जो है वो चेंज होगा। पहला वाला बिल्कुल नहीं है, दूसरा वाला को ध्यान से देखो, सब कुछ सेम 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 चल रहा है, बस यहाँ पे NCS जबकि यहाँ पे SCN। चुपचाप ऑप्शन यही जा रहा है, ठीक। यहाँ पे लिंकिंग एटम है नाइट्रोजन, यहाँ पे लिंकिंग एटम है सल्फर, बाकी सारी चीजें सेम है। यही तो होता था लिंकेज आइसोमर, याद आ रहा है? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो सेल्फ एंड एल्डोल कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड डाइल्यूट एल्केली? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए शर्त है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यही तो है ना भाई शर्त। और कैनिजारो क्या था? नहीं होना चाहिए। अब इसमें चेक करो भाई, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये जिससे जुड़ा है इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं, ये अपना आंसर नहीं है। C6H5CHO नहीं है। ये वाला CHO जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, मतलब ये 3 डिग्री है, इसके पास भी नहीं, लेकिन इसके पास है भाई, ठीक। अब बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग N-हेप्टेन एंड इथेनॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द ये ठीक है। हेप्टेन और इथेनॉल, ये क्या आइडियल सॉल्यूशन बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन तो कभी बनता ही नहीं है। उसके बाद जा रहे हैं किसमें? B, C और D। B कहता है कि सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद वाला है नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद वाला है N हेप्टेन शोज पॉजिटिव वाइल इथेनॉल, ये भी है नहीं। D ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि अगर दोनों को मिक्स कर दिया है तो उस कंडीशन में दोनों का अलग अलग बिहेवियर तो होगा नहीं, ठीक। B और C में दिक्कत है। देखो, ये हम लोग कैसे पहचानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के लिए? अगर इन दोनों में क्या बोलना चाहिए, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि दो लोग साथ समोसा खाने गए, दोनों के बीच अगर दोस्ती हो गई, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? रुक तू पैसा मत दे, मैं देता हूं। यारी दोस्ती में कॉन्ट्री जितना भी बिल होगा वो आधा आधा बांटेंगे, यानी कि नेगेटिव डेविएशन। और दोनों में अगर दोस्ती नहीं है, झगड़ा है, तो ये अगर 100 रुपए का खा रहा है तो वो 1000 का खाएगा, यानी और चौड़े में फैलेंगे, यानी कि उस कंडीशन में जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। N हेप्टेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ नहीं है। इसके पास N हेप्टेन क्या है? एक एल्केन है ना, उसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। बिना फंक्शनल ग्रुप के ये बेचारा कैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएगा? यानी कि जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, यानी दो दोस्तों में दोस्ती नहीं, सब अपने अपने चौड़ में चलेंगे, क्या बनेगा? पॉजिटिव डेविएशन। कितना आसान। चलो, उसके बाद क्या बोल रहे हैं बेटे? ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड का मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड, और 3 पेप्टाइड बॉन्ड के लिए 3 अमीनो एसिड। चलो, उसके बाद क्या चाहिए? ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव 2 डाइपेप्टाइड्स, सिस्टीन ग्लाइसिन, ग्लूकोज सिस्टीन, ठीक। तो इसमें ये बोला कि आइडेंटिफाई द ट्राइपेप्टाइड, तो इनमें से कौन सा है जो ये होगा? सिंपल सी चीज है भैया, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या बना सकते हो। हम लोग आ गए पेज इसमें, बी नहीं है बेटे, ए है इसका आंसर। वो इसलिए क्योंकि देखो, सिस्टीन और ग्लाइसिन मतलब ट्राईपेप्टाइड है, मतलब 3 पेप्टाइड बॉन्ड, और 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड के लिए अपने को 4 अमीनो एसिड चाहिए। डन। अब पहला वाला सीक्वेंस क्या मिल रहा है अपने को? सिस्टीन और ग्लाइसिन। दूसरा वाला क्या मिल रहा है? ग्लूकोज और सिस्टीन। यानी कि अगर ग्लूकोज सिस्टीन ग्लाइकोज सिस्टीन मतलब ग्लाइसिन सिस्टीन ऐसा अगर चलेगा तब क्या होगा? बीच से अगर टूटेगा तो क्या मिलेगा आपको? ग्लूकोज सिस्टीन। कहां चला गया? ग्लूकोज सिस्टीन। और उधर वाला जब टूटेगा तो, अरे इसी को ही देखो ना, सिस्टीन ग्लाइको ग्लाइसिन, ठीक।
इतना ही दिमाग लगाना है। चलो उसके बाद क्या है, द एक्टिवेशन एनर्जीज ऑफ टू रिएक्टेंट्स E1 बड़ा है E2 से। अगर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज फ्रॉम T1 टू T2, द रेट कांस्टेंट ये से इतना। अच्छा, इन सेकेंड रिएक्शन प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अनडाउटेडली, क्योंकि ये चल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अब उसको हिसाब किताब करोगे तो यही होगा। ठीक, चलिए उसके बाद है रेडिली, अच्छा, रिएक्ट्स मोस्ट रेडिली विद ल्यूकास रिएजेंट। इसको यहां रख देते हैं। चलो ल्यूकास रिएजेंट के साथ में फटाक से रिएक्ट करने के लिए चाहिए क्या, 3 डिग्री सबसे जल्दी रिएक्ट करता है इमीडिएटली, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री को थोड़ा टाइम लगता है। 3 डिग्री पहचानो कौन सा है, बस यही है आंसर। चलो हेक्सा अमीन निकिल 2, फिर हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 3। चलो भाई अब इसमें पहचानना है हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 3। ठीक है, हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट ये वाला अपने ऑप्शन में आएगा नहीं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट बाहर बैठा हुआ है। बाकी बच गया कौन कौन, बाकी इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके लिए ऑप्शन बी जाएगा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट। कैसे हुआ ऑप्शन बी, यहां पे तो 6 इंटू 0 होगा, 6 अमोनिया है। ठीक, यानी कि यहाँ पे ये जो ये कितना ले रहे हैं हम लोग 3, और कोबाल्ट, रुक जाओ अभी इसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये जा रहा है आपका 2 और ये जा रहा है 3। ठीक, क्योंकि चार्ज अगर बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे 2 इंटू 3, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। ठीक, चलो उसके बाद हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड गिव्स एनिलिन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर डिसेंडिंग एमीन सीरीज। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जो है वो डिसेंडिंग, यानी कि डिसेंडिंग करने का मतलब है कि अगर आपके पास CH3 CH2 NH2 है, आप इसको घटा करके CH3 NH2 बनाते हो, ये इसमें कहा है। जबकि आपको अच्छे से मालूम है ये ऐसा नहीं है। ये किस में होता है, इसके लिए आपको चाहिए था कोई एमाइड जिसको वो यहां से CO उठाता है और बाकी को जोड़ता है। इससे पहले भी जो हम लोग देखे थे। ठीक, तो ये जो है दोनों सही है, लेकिन ये उसका सही आंसर नहीं है। उसके बाद 14 जा रहा है क्या, एसिडिक मीडियम एग्जिस्ट ऑरेंज, बेसिक मीडियम में येलो है, सही है। और K2Cr2O7 इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला, एंड चेंजेस कलर ऑन रिएक्शन विथ वाटर। ठीक, तो इसका ऑप्शन जा रहा है A इज ट्रू, R इज फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 और 16, हाइड्रोलिसिस ऑफ ये डेक्स्ट्रो टू लिवो हाइड्रोलिसिस ऑलवेज चेंजेस द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ कंपाउंड। इसका भी सी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ प्रोपेन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ प्रोपेन। तो देखो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा होने का रीजन क्या है कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा रहती है तो बॉयल होने के लिए उसका बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, उसको एनर्जी ज्यादा लगती है। लेकिन ये क्या कहता है रीजन कि इथेनॉल का क्या बोलते हैं, क्या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने के कारण, मॉलिक्यूलर मास इथेनॉल का ज्यादा है प्रोपेन से, लेकिन ये रीजन नहीं है।
इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का। ठीक, चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, देखने में लग रहा है कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन दी ही नहीं, लेकिन इसमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है भी नहीं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10 मिनट और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे है कितना, 30 मिनट। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। दो टेम्परेचर वाला अपने पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है फॉर्मूला, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू सॉरी EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये अपने पास फॉर्मूला है, लेकिन अपने को दे क्या रखा है, टाइम दे के रखा हुआ है ना। अच्छा, 47 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये तो होता है कितना, 300 केल्विन, और ये वाला होगा कितना, 320 केल्विन। हाँ, इस वाले में केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिर्फ जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें डिग्री सेल्सियस और मतलब सेल्सियस और केल्विन सेम रहता है। लो भाई, अब इसमें देखो EA अपने को निकालना है, R की वैल्यू अपने को मालूम रहती है 8.314, T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, हाँ ठीक है 320, और ये हो गया कितना 300। लेकिन अब यहां K तो दिया नहीं है, अपने को दिया क्या है, कहां K2 रे भैया, दो तो टाइम दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोगों को मालूम है एक चीज, यहां एक शॉर्टकट मारते हैं, रुकना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल भी जाओ तो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही रिलेशन है। तो आप K2 अपॉन K1 को T1 बाय T1 अपॉन T2 नहीं मार सकते, बस वैल्यूज रख दो, log T1 10 अपॉन 30, बाकी पूरा सेम, सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो आपका, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर। अच्छा, इसमें ये T1 जो है ये आपको 300 लेना है ना, हाँ 300 और 320, क्योंकि अगर इधर 320 उधर 300 लोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी। ये हो गया। देखो अब ये क्वेश्चन कहता है स्टेट अ कंडीशन अंडर विच अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन इज काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि ये चाह रहा है कि एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन को काइनेटिकली फर्स्ट ऑर्डर माने, यानी उसका ऑर्डर अलग, मतलब थियोरेटिकली, और क्या बोलना चाहिए प्रैक्टिकली उसका ऑर्डर अलग। ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर, जो बुक में है सूडो ऑर्डर रिएक्शन, थियोरेटिकल वैल्यू अलग, प्रैक्टिकल वैल्यू अलग, ये वाली कहानी। तो इसके लिए तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए अपने को, क्या, हाँ जी, एनी ऑफ द रिएक्टेंट या रिएजेंट शुड बी इन लार्ज एक्सेस। ठीक, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जिसमें काइनेटिकली उसको फर्स्ट ऑर्डर बनाना हो, लेकिन वो हो बाइमोलिकुलर। यानी बाइमोलिकुलर का मतलब दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता हो, बाइमोलिकुलर वही है ना भाई, सॉरी, और दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वो सेकंड ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन है कैसा, फर्स्ट ऑर्डर का। तो इसी को आप क्या बोलते हो,
हाँ सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 50 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज इतना। एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर, डेंसिटी निकालना है इसका, चलिए देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, ये वाला तो हम लोग किए ही नहीं ना। फॉर द रिएक्शन टू ए द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो, देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ द रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। अरे खतरनाक इजी है। देखो अगर ऑर्डर बोल रहा है जीरो, पहले तो आप रेट इक्वेशन लिख लेते हैं कि ए का जो भी कंसंट्रेशन है और बी का जो भी कंसंट्रेशन है, जीरो ऑर्डर। ऑर्डर के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, m प्लस एन, ये होता है ऑर्डर। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो इंटेक्स क्वेश्चन में भी है ऐसा ऑर्डर कैलकुलेट करने वाला। अब बोला गया है जीरो, जीरो आने की, ये मतलब यहां इक्वल टू में जीरो आने की दो ही कंडीशन है, एक प्लस और एक दूसरा उतना ही माइनस हो। लेकिन माइनस वाला तो होता नहीं है, एक्सपोनेंट चढ़ेगा नहीं, यानी फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि दोनों क्या हो, जीरो। तो रेट इज इक्वल्स टू के, ए की भी पावर जीरो, बी की भी पावर जीरो, ये भी वन ये भी वन, यानी कि रिलेशन क्या आया, रेट इज इक्वल्स टू द रेट कांस्टेंट। ठीक, चलो उसके बाद चल रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना 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 फाउंड टू बी इतना। ठीक है, इसके लिए आपको चाहिए क्या, पहले तो आप डेल्टा टी एफ निकाल लीजिए भैया। डेल्टा टी एफ निकलेगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ठीक, ये हुआ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें से -34 डिग्री ये जा रहा है केल्विन में, ये हो गया 34 केल्विन। अब दोबारा से डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, क्योंकि हम लोगों को मोलैरिटी निकालनी है पहले तो। ठीक, क्यों मोलैरिटी निकालनी है, क्योंकि देखो अपने को बोला है बेटा डेंसिटी निकालने के लिए, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ, तो वहां पे वो जो मास है, मास निकालने के लिए अपने को पहले मोलैलिटी चाहिए, मोलैलिटी से नंबर ऑफ मोल निकलेगा, नंबर ऑफ मोल से फिर मास निकलेगा। चलो डेल्टा टी एफ अभी भी निकाला कितना, अच्छा यहां से मोलैलिटी निकल रही है डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, ये निकला है 34, के एफ की वैल्यू 1.86 दिया हुआ है। .28 मोल पर किलोग्राम, ये निकली मोलैलिटी। अब आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको अच्छे से मालूम है जब आप मोल्स में मोलर मास, तो ये होता है मोलैलिटी। ठीक, तो कंडीशन क्या, मोल्स निकले, आप मतलब मोल्स अभी निकालना है अपने को, तो ये लेट इट बी एक्स, मोलर मास नॉट मोलर मास, ये है मास। कितना लिया था, 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब 0.05 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 18.28। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकला कितना, 18.28 इंटू 0.05, 0.914, इतने मोल्स हैं। अब जितने मोल्स हैं इस वैल्यू को रख देंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट, यही सेम फॉर्मूले में। तो ये आ रहा है कितना, 0.914, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मास। मोलर मास कितना है, 62 इथाइलिन ग्लाइकॉल का। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला जाता है CH2OH
CH2OH कैलकुलेट करने से ये 62 आएगा। 62, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है 56.67 ग्राम्स। सिंपल सिंपल छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले लगे और अपने को मिल गया कि मास ऑफ सॉल्यूट क्या है। अब आपको चाहिए क्या? डेंसिटी। डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लगाना है मास अपॉन वॉल्यूम। चलो अब मास कितना, अभी अभी सॉल्यूट हम लोगों ने सॉल्यूट क्या मिलाया था पानी में? इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये हो गया कितना? 56.67 अपॉन क्या है? वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम मिलाए हैं, मतलब कितना वॉल्यूम है उसका? 50 ml। तो आप हाँ, जरूरत नहीं है, ये ग्राम है, इसको ml में रख रहे हैं तो ग्राम पर मिलीलीटर भी कर सकते हो। ठीक, तो इसको सॉल्व करने पे आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.133 ग्राम्स पर ml। ये है डेंसिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। ये वाले में बहुत मेहनत मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। ये जो 2 क्लोरीन है, अगर ये 2 क्लोरीन एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन एक्सिस में बनाओगे तो क्या होगा? ये ट्रांस। यही था ना, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन सेम है तो ट्रांस। तो एक ट्रांस बनाओ, एक्सिस बनाओ। अच्छा सॉरी, आपको ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है ना। ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लिए क्या थी कंडीशन? जिधर साइड भारी दिखता हो उधर ही साइड, अगर राइट साइड भारी दिख रहा है तो डेक्स्ट्रो। नहीं थे, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। ये है प्लैटिनम। ठीक, उसके बाद 2 क्लोरीन। अच्छा, अगर एक इथाइलिन डायमीन इधर हो गया, एक इथाइलिन डायमीन इधर हो गया, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, भारी किधर दिख रहा है? राइट साइड। चुपचाप इसको डी। ठीक, इन दोनों को इधर बना दो, दोनों क्लोरीन उधर दे दो, हो गया एल। ये दोनों इधर आएंगे तो लेफ्ट साइड भारी हो गया ना। बस ऐसे ही देखो, ऐसे ही पहचानो, बहुत दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं। अभी राइट साइड भारी है तो डेक्स्ट्रो है, लेफ्ट साइड भारी होगा तो सेम काम इसके लिए करने का है। ठीक, चलो अब अपने को चाहिए क्या? ओए नाइट्रोबेंजीन से एसिटिनालाइड, देखो नाइट्रोबेंजीन होता है ये, इससे बनाना है अपने को एसिटिनालाइड। यानी कि आप क्या बनाना चाह रहे हो? यहां NHCOCH3 आपको इसको बनाने का है। ठीक है, पहला काम, ये दोनों ऑक्सीजन को हटाओ और किसको बिठाओ? हाइड्रोजन को बिठाओ। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपके पास स्टीफन रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो स्टीफन रिएक्शन के लिए अपने को चाहिए SN या फिर Fe, मतलब कि आयरन या टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये इसको रिड्यूस कर देता है। आप यहाँ पे FeCl3 भी ले सकते हैं। आपकी बुक में देखना स्टीफन रिएक्शन लिखा हुआ है, ये स्टीफन रिएक्शन है। तो ये क्या करेगा? NH2 बना के देगा आपको। ठीक, अब यहां और वहां पे देखो डिफरेंस क्या है? बस एक हाइड्रोजन यहां से हटाना है और उसकी जगह पे CH3CO बिठाना है। अब यहां पे जो चीज आपको काम आएगी वो चीज है एसिटाइलेशन। अब याद होगा बेटे, हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन किया, लेकिन ये ना फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइल एनहाइड्रस AlCl3, लेकिन ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो NH2 है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है सैंपल क्वेश्चन पेपर में, इसमें नहीं, अभी आएगा और कि
एलिन, ये एनिलिन जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? क्योंकि अगर एनहाइड्रस AlCl3 लाओगे तो ये है बेसिक नेचर का, AlCl3 है एसिडिक नेचर का, तो ये सॉल्ट बना लेगा। इसलिए ये जो एसिटाइलेशन है ये हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में नहीं करा रहे, ना ही ये फ्रीडल क्राफ्ट है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं कुछ ऐसा जो वो ना हो, क्या ना हो, यस, तो आप लेते हैं पिरिडिन। अब यहाँ एसिटाइलेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप एसिटिक एनहाइड्राइड लो, आप CH3Cl लो, या आप एस्टर लो जो वहां पे देखे थे, किसी भी एक को ले लो। तो CH3CO आके यहां जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन जो है, अगर आप CH3COCl ले रहे हो, ये जुड़ गया एक हाइड्रोजन या इसके साथ HCl बना के अलग। अगर आप CH3C डबल बॉन्ड OCH3 ले रहे हो तो देखो तो भाई ये जुड़ गया और ये हाइड्रोजन लेकर के CH3OH लेके अलग। और अगर आप CH3COO नहीं रे, ये एस्टर है, ये एनहाइड्राइड है, इसको लोगे तो ये उसके साथ जुड़ गया और ये एक हाइड्रोजन के साथ एसिटिक एसिड बना के अलग। 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक। अब एसिटिनालाइड से पैरानाइट्रो एनिलिन, ठीक है, इसको हटा दो। ये तो वीडियो में मिलेगा ही आप लोगों को। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको बनाना है एसिटिनालाइड से पैरानाइट्रो एनिलिन, यानी कि NH2 और NO2। ठीक है भैया, पहला काम NO2 जोड़ दो। NO2 जोड़ने के लिए आपके पास क्या रहता है, प्रोसेस कहलाता है नाइट्रेशन। आप कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या बनेगा, यहां पे जोड़ के देगा NO2, यहां पे देगा NHCO CH3। अब आपका टारगेट क्या है, यहां से इसको हटाना और एक हाइड्रोजन को बिठाना। बहुत सिंपल चीज है। नहीं 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 नहीं, वहां पे ये जुड़ा था, अब इसको यहां से तोड़ना है। इसके लिए आपको चाहिए एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। खत्म, इतना ही है। चलो अब ये आ रहा है क्या, एक्सप्लेन व्हाई एल्किल हैलाइड्स थ्रू पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। इमिसिबल का मतलब होता है नॉट सो सॉल्युबल, नॉट रेडिली सॉल्युबल। क्योंकि सॉल्युबल होने के लिए जो शर्त है वो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एल्किल हैलाइड्स में ये जो हैलोजन है ये कभी भी H2O के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए ये पानी में उतने अच्छे से नहीं घुलते। टर्शरी हैलाइड्स आर लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है SN2 मतलब एक स्टेप में होगा, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट इसकी खासियत होगी। और टर्शरी वाला जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण थोड़ा उसमें धीरे ही जाना पसंद करता है। इसलिए SN2 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है मिथाइल सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर सबसे कम होता है 3 डिग्री। ठीक, चलो उसके बाद बेस्ड ऑन द सॉल्यूट बस based on the solute solvent interaction arrange the following in order of increasing solubility in N-octane। ठीक है, increasing solubility, ठीक है। देखो N-octane क्या है, N-octane है एक, मतलब ऑक्टेन बोले तो एक एल्केन नॉन पोलर है, क्योंकि उसके पास फंक्शनल ग्रुप है नहीं। जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं एल्केन, मतलब जैसे एल्केन, वो सब नॉन पोलर होते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो नॉन पोलर के साथ में नॉन पोलर ज्यादा अच्छा घुलेगा, ये मालूम है कहां से, सॉल्यूशन में पढ़े हम लोग, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब इन चारों में आप पहचानो कि कौन है जो नॉन पोलर सबसे ज्यादा है, वो है साइक्लोहेक्सेन, तो सबसे ज्यादा ये।
और सबसे कम जो इन सब में सबसे ज़्यादा आयनिक होगा वो सबसे कम घुलेगा, यानी कि KCl सबसे कम घुलेगा, फिर CH3OH, फिर CH3CN, फिर सबसे तगड़ा घुलेगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक, उसके बाद वाला ये जो है 2 एलिमेंट्स A and B फ्रॉम कंपाउंड्स, ये ठीक है, 1 ग्राम ऑफ AB2 इतना, जबकि 1 ग्राम ऑफ AB4 ठीक है भाई। इसके लिए आप लोगों को जो फॉर्मूला चलाना है वो है, सॉरी, M2 is equals to KF into W2 upon डेल्टा TF into W1। अब इसी फॉर्मूले को लगाते जाओ और काम बनता जाएगा। फॉर AB2 के लिए आपको M2 निकालना है, कैसे निकलेगा? अच्छा, M2 जो है वो भी होगा क्या इसके लिए? हाँ, और AB2 देखो इसमें बोल क्या रहा है कि A और B दो ये थे क्या, एलिमेंट थे, उनसे दो कंपाउंड बनाए हैं AB2 और AB4। जब AB2 का 1 ग्राम मिलाए हम लोग बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में, तो कितना का उसका फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन कम हो गया। और AB4 को जब हम लोग 1 ग्राम मिलाए तो 1.3 केल्विन कम हो गया। तो आपको बताना है कि A और B का एटॉमिक मास क्या है। ठीक, आपको दिया क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 5.1। तो जब आप AB2 के लिए उसका मोलर मास निकालेंगे, यानी कि मोलर मास ऑफ AB2, KF की वैल्यू आप रखोगे कितना, 5.1। W2 ये तो 1 ही है, W2 और W1 हमेशा किसके लिए लेते हैं, ये रहता है 1 रहता है हमेशा सॉल्वेंट के लिए, और ये रहता है हमेशा सॉल्यूट के लिए। ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बताया मैंने, क्योंकि ये बल्क में रहता है तो इसको प्रेफरेंस मिलता है। फिर क्या, डेल्टा TF कितना डिक्रीज करता है वो, 2.3, W1 20, सॉल्वेंट 20 ग्राम है ना, 20। सॉल्व करोगे तो ये जा रहा है कितना कितना कितना, अच्छा 1 मिनट, 20 ग्राम है, आपको इसको लेना है किसमें, किलोग्राम में। हाँ जी, तो ये हो जाएगा कितना, 0.02। सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आता है 110.87 ग्राम्स पर मोल। सिमिलरली जब आप AB4 के लिए निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास फॉर AB4 ये तो 5.1 रहेगा, KF का वैल्यू, W2 1 ही है, डेल्टा TF लेकिन अब की बार कितना डिक्रीज कर रहा है वो 1.3 इंटू, अगेन 20 ग्राम ही ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 0.02। ये आ रहा है वैल्यू अप्रोक्सीमेट 196.15 ग्राम्स पर मोल। ये दोनों चीजें आ गई। अब कंडीशन क्या है, ये देखो, ये मोलर मास किसका है, AB2 का, और AB2 में क्या क्या है, MA, मतलब A का मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकालते हैं ना, A का मोलर मास और B का जितना भी, सॉरी, A का एटॉमिक मास और B का जितना भी एटॉमिक मास होगा उसमें 2। H2O का कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वही काम है। तो एटॉमिक मास ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ B कितना है, 110.87। एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 4 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ B इज इक्वल्स टू 15। एलिमिनेशन मेथड चला लोगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस आप एलिमिनेशन मेथड चलाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड चलाओ, दोनों से इसका आंसर निकल जाएगा, MA का भी और MB का भी। ठीक, उसके बाद का क्वेश्चन जा रहा है, आउट ऑफ ये विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स
SN1 ये होता है आयोडीन, क्योंकि अच्छा ये तो वीडियो मिलेगा ना भैया, वीडियो तो मिलेगा ना। हो गया ये। देखो ये वाला तो सिंपल है भैया, ये बाकी कहानी सेम है, बस एक के पास ब्रोमीन एक के पास आयोडीन। हम लोगों को मालूम है फिर कल बाहर आई, यानी कि आयोडीन का एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ा है, वो आसानी से छोड़ करके जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एनायन का साइज बढ़ता है वैसे वैसे पोलैरिटी बढ़ती है, यानी उसके टूट के जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फाजन्स रूल यही कहता है, फाजन्स रूल पढ़े भी अपन। तो आयोडीन विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1? ये वाला आयोडीन वाला। और क्यों? क्योंकि आयोडीन ब्रोमीन के मुकाबले एक बेटर लीविंग ग्रुप है, ठीक, छोड़ के जल्दी जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ इतना 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 फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसको क्या बनाना है। क्या था? पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन इस ठीक, इसको जब आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे एट 443 केल्विन, तो ये बना करके देगा क्या आपको? ONA, और यहां पे छोड़ जाएगा NO2। जब इसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये इसको पूरा उड़ा लेता है और यहां बिठा के देता है आपको OH NO2। ये है पैरानाइट्रोफिनॉल, ये इसका आंसर है। ठीक, अच्छा अब ये वाला ऐसा टाइप वाला जो क्वेश्चन है जिसमें ये बोलता है कि आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहां भी बोर्ड एग्जाम में इस वर्ड को देखोगे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वो इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है? एक मिक्सचर है, जैसे जैसे अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी जो भी भाप बनेगी वो अलग अलग प्रोडक्ट बनता जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों नहीं अलग कर सकते? क्योंकि इसके जितने भी आइसोमर बनेंगे ऑलमोस्ट सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो सेम बॉइलिंग पॉइंट में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होना पॉसिबल नहीं है, यही इसका आंसर है। चलो अब क्या है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिएजेंट्स एंड राइट द केमिकल इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस का तो एक ही चीज दिमाग में रखना है, विलियमसन सिंथेसिस का मतलब होता है RX का रोना। ठीक, बनाना क्या है अपने को? इथॉक्सी बेंजीन, यानी आपको एक तरफ चाहिए CH3CH2O और एक तरफ चाहिए बेंजीन यानी कि C6H5। इन दोनों में से देखो ये R, मतलब ये वाला जो है ना कहां चला गया? ये वाला R जो है वो इधर आके जुड़ेगा और ये Na और ये X अलग हो जाएंगे। ये तो डन है, यानी इन दोनों में से किसी एक के पास आपको हैलोजन बिठाना है, किसी एक के पास आपको सोडियम बिठाना है। अगर आपने गलती से भी इस क्या बोलते हैं इसको C6H5 को अगर आप हैलोजन दे दोगे तो वो क्या रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन करना दिक्कत है। तो इसलिए आप एक काम करो, आप इसको दे दो, क्या क्या दे दो? सोडियम वाला पार्ट। तो ये बनाएगा C6H5ONA प्लस उस वाले को दे दो Cl CH3CH2, कुछ ऐसा कंपल्सन तो नहीं, तो ClBr कुछ भी दे दो, ClBrI कुछ भी दे देना उसको। ठीक, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इसके लिए आपको चाहिए, मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूं, CH3 थ्राइस CONA प्लस CH3 अगेन IClBr कुछ भी दे दो इसको।
ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, NaI अलग हो जाएगा, CH3 यहां जुड़ जाएगा, और जब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, CH3 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 रुक जा, डबल बॉन्ड क्यों, CONA, और जब इसका रिएक्शन आप कराएंगे CH3I के साथ, NaI अलग, ये जाके यहां पे जुड़ गया। ठीक, तो ये तो बन जाएगा मिथॉक्सी। और इसमें अगर आप चेन देखेंगे तो ये आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानोगे। तो अब इसमें सेकंड नंबर पे मिथाइल है, सेकंड नंबर के कार्बन से ही मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आपका आंसर ये है। Why do phenols do not give protonation reaction readily? देखो, प्रोटोनेशन का मतलब होता है उसके ऊपर H प्लस जाके जुड़ना चाहिए, और H प्लस जाके जुड़ेगा कैसे भैया, जबकि फिनॉल का जो ऑक्सीजन है वो तो अपना लोन पेयर किस में घुमा रहा है, रेजोनेंस में घुमा रहा है। तो जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ठहर ही नहीं रहा है तो उसके पास प्रोटोनेशन भी नहीं होगा। आया लॉजिक समझ में? फिनॉल क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन घुमाता रहता है, जिसके कारण ये H प्लस आके जुड़ेगा नहीं, और H प्लस आके जोड़ नहीं सकता तो प्रोटोनेशन हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, कि फिनॉल्स हैव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ऑक्सीजन एटम, और जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स लेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एट ऑक्सीजन बिकम्स लेस ड्यू टू रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स लेस, रेजोनेंस के कारण वो घूम रहा है ना। हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स? ये आप लोगों की कॉपी में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है मैंने। अमीन्स का सब्स्टिट्यूएंट पे क्या, यानी कि ये जो NH2 है इसके साथ में क्या चीज जुड़ी हुई है। अगर एलिफेटिक अमीन है तो 2,3,1 अमोनिया, और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एरोमेटिक है तो 1,2,3 अमोनिया। कॉपी में लिखा हुआ है, उसी को बस लिखना है आपको। ठीक, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब आसानी से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, और बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये कॉपी में भी है। ये सबसे ज्यादा बेसिक है, और ये सबसे लीस्ट बेसिक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो ये मिलेगा इसको 1 नंबर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास धकेल दिया, इसको मिलेगा दूसरा नंबर, इसको मिलेगा तीसरा नंबर, और ये सबसे ज्यादा बेसिक है। उसके बाद का है स्टैंडर्ड इतना इतना इतना, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है -(NF)E0 सेल। हाँ जी, तो जब आप इसको लिखेंगे तो लिखते टाइम आप कैसे लिखेंगे, ये 1 वाला सबसे पहले लिखा आएगा, उसके बाद 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। इसमें देख लो भैया कितना इलेक्ट्रॉन चल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है पक्का। ये रे ये 3 + 3 से +2 गया 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां कितना है आयरन, अरे यहां 2 दिख रहा है ना, तो एक Fe+3 से एक Fe+2 बनता तो एक ही इलेक्ट्रॉन का होता। अपने पास कितने Fe+3 है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो n की वैल्यू 2, F की वैल्यू होती है 96,500, E0 सेल की वैल्यू कहाँ गई, E0 सेल, हाँ 0.236, मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके लिए फॉर्मूला होता है Kc = n into E0 सेल अपॉन 0.0591। n की वैल्यू 2, E0 सेल की वैल्यू 2 पॉइंट ये अपॉन ये, तो वो क्या होगा, अच्छा सॉरी ये log Kc है। यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, Kc के लिए एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद वाला जो है ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगेन
इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखो आपको NaCl की वैल्यू दी है। NaCl ये टूटेगा कैसे? Na प्लस और Cl माइनस। आपको दिया है HCl ये टूटेगा कैसे? H प्लस और Cl माइनस। आपको दिया है NaC ये टूटेगा कैसे? Na प्लस और अरे सर ये भी वाला है ना 25 826 का AC माइनस। अब क्या है, आपको पूछा है HAC के लिए पूछा है, यानी कि आपको चाहिए H प्लस और AC माइनस। सिंपल है भाई, ये कहां से मिलेगा? इधर से। ये कहां से मिलेगा? इधर से। तो जब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ऐड करोगे, ये और ये तो काम की चीज मिल जाएगी, लेकिन उस चक्कर में ये भी बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको माइनस करना है। तो वो कैसे होगा? इक्वेशन 1 से माइनस करके। तो आपको करना क्या है? इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। ऐसे क्वेश्चंस तो भर भर के बनाए हैं अपन ने। जो भी आंसर आएगा वो आपका write down functional isomers of a carbonyl compound with molecular formula C3H6O। C3H6O 3 कार्बन वाला कार्बोनिल चाहिए, तो ये है, और इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ये है। फिर क्या बोला? विल, अच्छा, विच आइसोमर विल रिएक्ट विथ HCN? क्या विच आइसोमर विल रिएक्ट फास्टर विथ HCN एंड वाई? ये हम लोगों ने देखा भी है, लिखा रखा है आपकी कॉपी में कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हो गया। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ये रिएक्शन लीड टू। मालूम है भैया, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो इसमें होता क्या है? ये इधर जाता है, और जब HCN से रिएक्शन कराओगे तो ये इधर पे, और इसके पास CN जोड़ता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। इतना ही लिखना है इसमें, खत्म। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण था भैया वो। चलो फाइनली आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक। What is spectrochemical series? What is the difference between a weak field ligand and a strong field ligand? Spectrochemical series क्या है? लिगेंड्स के स्प्लिटिंग पावर के बेस पे। अरे नहीं यार, वो लाइमन बामर वाला नहीं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के लिए हम लोग नहीं देख रहे थे, sp3d2 या होगा, या d2, वो वाला जिसमें स्टार्टिंग में हैलाइड आयंस है। चुप रहे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज द सीरीज जिसमें हम लोग लिगेंड्स को क्या करते हैं? द सीरीज ऑब्टेन्ड बाय अरेंजिंग द लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एफिशिएंसी। वीक फील्ड क्या? जो कम स्प्लिटिंग करा के दे। वीक फील्ड वही है ना भाई, जो कम स्प्लिटिंग कराएगा वो वीक फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब जो तगड़ा स्प्लिटिंग कराएगा वो ये। ठीक, तो वीक फील्ड के साथ कंडीशन क्या होती है? वीक फील्ड में स्प्लिटिंग कम कर रहे हैं, यानी कि ये जो डेल्टा जीरो है CFSE वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है? ज्यादा उसको स्प्लिट कर देता है। ठीक, तो CFSE बढ़ गई, यानी कि इनके लिए डेल्टा जीरो जो है ये ग्रेटर देन होगा पेयरिंग एनर्जी से। खत्म। वाई किलेट कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्सेस विद यूनिडेंटेड लिगेंड्स? क्योंकि जो किलेट कंपाउंड होते हैं उनके लिए CFSE वैल्यू ज्यादा बनाते हैं। वो CFSE वैल्यू ज्यादा, तो उसको थर्मोडायनेमिकली डिग्रेड करने के लिए लगने वाली एनर्जी भी ज्यादा। रिजल्ट की किलेट कंपाउंड्स बिकम मोर स्टेबल। उसके बाद ये राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड ऑल्सो गिव ऑक्सीडेशन नंबर। अब इतना तो लिख ही लोगे भाई,
इसके नाम में ही इथेन 1,2 डाई आ रहा है, तो इसके लिए तो बिस यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए बनेगा क्या, ये ई और ये सी, तो इसका नाम पहले आएगा डाई क्लोराइडो। अरे भाई किलेशन जो है वो CFSE बढ़ा देता है, मतलब CFSE बढ़ गई तो उसको तोड़ना मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो रिजल्ट क्या हुआ, वो स्टेबल हो गया। बिस इथेन 1,2 डाइअमीन आयरन, ये -2 और ये इसका तो 0 है, -2 -1। सेटिंग बिगड़ा होगा क्योंकि मैं क्लास में 3-3 घंटे कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूं इसका। चल रहा है तो यही करना है आज। वही तो और रिकॉर्डिंग करना। चलो अब इसको देखो, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज फाउंड टू बी इतना इतना इतना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं तो ये कहता हूं कि इसका ये जो यूनिट है इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसका एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है जिसमें कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट आता है वो लिखा हुआ है। अगर मान लो याद नहीं आए तो क्या करने का, उस टाइम पे आप ये याद रखिएगा कि ये जो रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है ये हम लोग देते हैं हमेशा कंसंट्रेशन का यूनिट 1 - n, जहां n होता है ऑर्डर, और टाइम का यूनिट -1। अब इस इतने से चीज को आप उससे कंपेयर करो तो भाई, क्योंकि ये मोल और लीटर जो है यही क्या है, कंसंट्रेशन से रिलेटेड है और सेकंड टाइम से रिलेटेड है, उसको छोड़ दो। अब आप देखो उसको थोड़ा सा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है बेटे, मोल -2 लीटर 2 है, इसकी पावर 1 - n चाहिए, ये भी ठीक है। अब ठीक है, यहां से ऑर्डर निकालने का है। अब इसको चेक करो तो क्या आ रहा है, यहां से क्या कॉमन कुछ निकल सकता है क्या, है ये पावर में से कुछ निकल रहा है कॉमन, पावर हाँ 1 - n इज इक्वल्स टू, यहां पे 2, अगर 2 नहीं -2, अगर आप -2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल, आपने -2 निकाला है ना, तो ये मोल और ये हो जाएगा क्या, मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन में आ गया। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर है ना, यानी कि 1 - n की वैल्यू किसके बराबर है, -2 के बराबर। -n इज इक्वल्स टू -2 -1, -1 इज इक्वल्स टू -3। कितना है आंसर, यानी कि क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बस याद करने की जरूरत ही नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग, इतना इतना इतना, if the concentration of A is increased by 3 times, concentration of B is increased by 2 times, how many times the rate of reaction increases? हटाओ, नॉर्मल कंडीशन में जो रेट है ये है k स्क्वायर b है, हाँ ये वाला। सेकेंड कंडीशन में रेट के लिए क्या बोल रहा है वो, कि ए का कंसंट्रेशन 3 गुना कर रहे हैं भैया, 3a का स्क्वायर, और b का कितना 2 गुना कर रहे हैं, यानी कि इसको कर दिया 2, क्या हो गया ये, इसको k डैश मान लेते हैं, k डैश, चलो एक काम करो ना, k डैश भी मत मानो, मैं तो बोलता हूं काटना इजी हो जाएगा। कि ये हो गया आपका 9a स्क्वायर इंटू 2b, ठीक, अरे ठीक, तो एक काम करते हैं, रेट 1
अपॉन रेट टू कर देते हैं, क्योंकि दो चीजों में रिलेशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि एक को दूसरे से डिवाइड मार दो। रेट ये हो गया के ए स्क्वायर बी, ये हो गया के इंटू 9a² इंटू 2b, ये लो b से b कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, 9 कितना हो गया 18, यानी 18 टाइम्स ऑफ रेट 1 विल बी द रेट 2। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व किया अपन ने, फिर ठीक है। उसके बाद जा रहा है द रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इतना, द रेट इंक्रीजेस 100 टाइम्स व्हेन द पीएच चेंजेस फ्रॉम 3 to 1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हटा दूं, ठीक है। सीधे सीधे आते हैं, रेट 2 इज इक्वल्स टू के इंटू तो भी चलेगा, क्या चीज आठ में नहीं चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नीचे क्यों लगेगा, मैक्सिमम ब्रैकेट में नीचे तो हाँ 2 सेकेंड रेट के लिए ना, इक्वेशन अपना वो है, तो जब रेट 1 लेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब के से के कैंसल। इसमें कहानी क्या हो गई, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। अब इसमें देखो क्लास 10th में जो पीएच पढ़े हैं उसमें से अपने को मालूम है कि अगर पीएच आ रहा है 3 तो उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन चल रहा है 10⁻³ मोलर, और अगर ये है 1 तो कंसंट्रेशन चल रहा है 10⁻⁻1। ठीक, अच्छा अब ये भी होता क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है ये किस हिसाब से जाता है, पीएच की वैल्यू होती है माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अगर 10⁻³ है, यानी कि आप क्या करेंगे जब आप इसको लगाएंगे ऐसा, तो माइनस ये क्या हो गया m⁻n, ये हो गया क्या -3 सामने आ गया ना, और ये माइनस पहले से है ही, और ये हो गया आपका log बेस 10, कितना हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 log 10 1, तब वैल्यू कितनी आएगी 3। तो ये क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूँ। तो अगर pH 3 है मतलब कि कंसंट्रेशन चल रहा है 10⁻³ और pH 1 है मतलब कंसंट्रेशन चल रहा है 10⁻⁻1। ठीक, बस वैल्यूज को पुट करने का। तो ये जा रहा है आपका, ये है आपका रेट 2 सेकेंड कंडीशन, ये है आपका इनिशियल कंडीशन। तो ये हो गया आपका 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3�n। ठीक, हाइड्रोजन आयन कॉमन है। इसमें अगर स्टेप देखना चाहते तो आप ऐसा एक स्टेप बढ़ा सकते थे, ऐसा H+2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+1⁴n। सेम है ना Mn, ये तो यही रहता है। हाँ, तो ये मैंने एक शॉर्टकट मारा है। अब क्या बोल रहा है बेटे, रेट कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ, द रेट इंक्रीजेस 100 टाइम्स जब 3 से 1 करते हैं, यानी कि रेट 2 जो है वो रेट 1 का 100 टाइम है। थोड़ा सा गड़बड़, रेट 1 का 100 गुना है रेट 2, तो रेट 2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 100 इंटू रेट 1, और ये तो रेट 1 है ही, ये कैंसल। 100 इज इक्वल्स टू ये हो गया कितना, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻²n। अब देखो ये बिल्कुल मैथ्स चालू हो गया भैया, 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻², x⁻m⁴n क्या हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट सेम, 2n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि n की वैल्यू
ऑर्डर क्या है? 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर ये जा रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये भी देखो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ये थोड़ी देर पहले हम लोग किए थे। ये वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल सेम पैटर्न में ही फॉलो होगा। बस इसमें बोला क्या है कि जब हम लोग ए को डबल करते हैं तो 4 गुना बढ़ जाता है, और जब बी को डबल करते हैं तो उतना ही रहता है रेट। तो आपको बस 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 हाँ, जैसे थोड़ी देर पहले वो 3 गुना और वो कर रहे थे 2 गुना, वैसा वाला ही काम है। बस जी, बस बस बस। अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। अब यहां से थोड़ी गाड़ी स्पीड स्पीड चलेगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8A, नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर। नॉन साइक्लिक मतलब लीनियर है, एलिफेटिक है। अब उसमें भी क्या बोल रहा है, A एंड C गिव पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। टॉलेंट टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड। A और C एल्डिहाइड है। C4H8O 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, CH3 CH2 CH2 CHO, ये है आपका A। B होने के लिए एक शर्त हो सकती है कि एक को आप चढ़ा दें कहा, साइड चेन के तौर पे। तो क्या हो सकता है, CH3, ये CH3 CH2 CHO, ये हो गया आपका कंपाउंड C। दोनों के पास एल्डिहाइड है, मतलब ये दोनों ये देंगे क्या, पॉजिटिव टॉलेंट टेस्ट। वेयर एज आइसोमर B डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट but gives positive iodoform test। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन सा था, NaOCl वाला, NaOH प्लस I2 एक्सेस में वो। तो वो कौन प्रिफर करता था, कीटोन, याद है? यानी कि B कौन, हाँ, यानी कि B क्या है, कीटोन है। चलो इतना ही नंबर ऑफ कार्बन, इतना ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला है, कीटोन बना दो भैया। CH2 CH3, ये आपका B है। What is the functional group present in compound A? Aldehyde. Out of A, B and C isomers, which one is the least reactive towards addition of HCN? HCN से reaction aldehyde और ketone दोनों करता है, लेकिन ketones are comparatively less reactive than aldehydes। तो कौन होगा इसका आंसर, A, B और C में से कौन HCN की तरफ थोड़ा comparatively least reactive होगा? नहीं रे, कीटोन B। बी कीटोन है ना, ए और सी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कीटोन के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड, अच्छा डी भी है। डी क्या बोलता है, बी यानी कि ये ऑन रिएक्शन विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl गिव द सेम प्रोडक्ट डी। ओके, ठीक है, तो प्रोडक्ट डी जाएगा 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 CH2 CH3, ये है अपना D। What will be the product when B reacts with ethylene glycol in presence of HCl gas? ये जो है ना, ये है अपना जो एसिटल फॉर्मेशन होता था, एसिटल कीटल, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ में हम लोग रिएक्शन करवाते थे कीटोन का, जो कि B है, तो क्या बनता था, कीटल बनता था। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसमें देखना जो कीटल फॉर्मेशन है, आपकी बुक में भी है ये वही चीज है। एसिटल, कीटल, हेमी एसिटल, ये वही वाला है। चलो भैया, फाइनली सेक्शन E, अटेम्प्ट 95। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? ग्लूकोज एल्डोज है, फ्रक्टोज कीटोज है। इसमें फंक्शनल, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, उसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन। दूसरा डिफरेंस, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है पायरेनोज, जबकि ये फ्यूरेनोज है। पेंटागोनल रिंग रहता है उसमें, पेंटागोनल रिंग, 5 कार्बन वाला रिंग। ठीक,
what is write the structure of the product obtained when glucose is oxidized with nitric acid. ग्लूकोज को जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो वो बनाता है सैकरिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर आप सर्च करेंगे. व्हाट इज मेंट बाय इन्वर्जन ऑफ शुगर? इन्वर्जन का मतलब होता है पलट जाना. तो व्हाट डू वी मीन बाय इन्वर्जन ऑफ शुगर? यानी कि जब ऑप्टिकली, अरे इधर देखना, इन्वर्जन ऑफ शुगर मतलब जब ऑप्टिकली एक्टिव कार्बो मतलब शुगर जो है वो क्या बन जाए, डेक्स्ट्रो का लीवो बन जाए या पॉजिटिव टू नेगेटिव बन जाए, जो भी लिखोगे चलेगा. एक्सप्लेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बाय है इन्वर्जन ऑफ शुगर. जब शुगर मॉलिक्यूल को आप क्या करो, डेक्स्ट्रो से वो लीवो बन जाए या पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाए, ठीक, थ्रू हाइड्रोलिसिस, तो उसको आप बोलते हो इन्वर्जन. नहीं, इन्वर्जन ऑफ शुगर अलग है. इन्वर्टेज लगाते हैं, डाइसैकेराइड, मुक्का मारूंगा पेट के अंदर तेरे. जब बोल भी रहा हूं कार्बोहाइड्रेट में पड़े हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, ग्लूकोज, इन्वर्टेज एंजाइम. हाँ जी, हाँ जी, ठीक. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो लिंकेज बनता है वो क्या रहता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. फिर विच कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च इज अ ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लाइकोज बट इनसॉल्युबल इन वाटर. देखो यहाँ पे ना ये जो कंपोनेंट ऑफ स्टार्च विच इज ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, दो होते हैं, एक है एमाइलोज और एक है एमाइलोपेक्टिन. एमाइलोज वाटर सॉल्युबल होता है जबकि इनसॉल्युबल जो है वो अमाइलोपेक्टिन है. ये सब अपन पढ़ चुके हैं. What is the difference between alpha form and beta form of glucose? ये मैंने साइक्लाइजेशन में, बस बीटा फॉर्म में क्या होता है, C1 का जो OH है वो रहेगा लेफ्ट साइड में और अल्फा फॉर्म में C1 का जो OH है वो रहेगा राइट साइड में. बस ठीक. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. इसको चलो देख लेते हैं. इसका मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूं, इसको नोट ही कर लो. ये जा रहा है आपका 5MnO2 प्लस 4H प्लस और सेकेंड वाले का जा रहा है 5NO3 माइनस प्लस ट्वाइस Mn प्लस 2 और थ्राइस ऑफ H2O. 2 यूजेस ऑफ KMnO4. डाई का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दो ठो काफी है. ये MnO2 MnO2 सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज, कॉपर का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि कॉपर +1 बनाता है उसमें ये D5 अटेन कर लेता है. D5 का मतलब हाफ फिल्ड और कंप्लीट मतलब हाफ फिल्ड और कंपैरेटिवली मोर स्टेबल. इसलिए +1 से +2 बनाने में बहुत ताकत लगती है, इसलिए कॉपर का सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है. सेम कंडीशन क्रोमियम का भी है. CuI2 इज नॉट नोन. वाई? यही ना. CuI2 जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ इट्स क्या बोलना चाहिए, नेचर बोल लो, या फिर कॉपर के साथ में वो जो आयोडीन आ रहा है, आयोडीन किस फॉर्म में जा रहा है अब, -1. आयोडीन किस फॉर्म में जाएगा, ये जा रहा है कॉपर +2 और साथ में 2 आयोडीन ना, यानी कि आयोडीन अब ये जो -1 के फॉर्म में गया है, अब ये यहां से 0 भी आ सकता है, मतलब 0 ही आ सकता है, ये ऊपर जा नहीं सकता. अगर आयोडीन -1 से घट करके 0 आएगा मतलब ये क्या होगा, इसका खुद का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है यार. अगर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो वो ऑक्सीडेशन है. यानी कि ये क्या, अगर ये बना भी लोगे तो ये तुरंत क्या होगा, बस. चलो, क्रोमियम इज रिड्यूसिंग वाइल, ये वाला हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है. ये तो ऐसी आंख बंद करके बता लोगे. इस पर्पल कलर क्यों, क्योंकि टाइटेनियम के पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है. बस. ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्शन ऑफ ये
खत्म. द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर फाउंड टू वेरी इरेगुलरली. क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक साइज और स्टेबिलिटी अलग अलग. सेरियम इज गुड एनालिटिकल रिएजेंट, क्योंकि ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सेरियम +4, इतना ही लिखोगे तो चल जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर ये, व्हाट हैपेंस टिन कोटिंग इन द सेम प्लेस. टिन की कोटिंग अगर आयरन के ऊपर करोगे तो वो उसको कोरोड होने से बचा लेता है. एसिटिक एसिड कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इस वीक एसिड है. और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैंने पढ़ाया है. ठीक, हम लोग देख चुके हैं भाई. एसिटिक एसिड क्या है? एक इस वीक एसिड है. और वीक एसिड और वीक बेसिस क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा जो है ये 100% नहीं होता. यानी कि जब पूरा पूरा टूटेगा ही नहीं तो आप उसको कैसे डिटरमाइन करोगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी कैसे निकालेंगे? -NF E0 सेल. इसकी जगह पे रखेंगे आप 1.1, F की जगह रखेंगे 96,500, N की जगह पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इससे इधर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये 2. सॉल्व करके जो आएगा वो आंसर है. कंडक्टिविटी इज यूनिटी. ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए आपको? कंडक्टिविटी निकालना है. कंडक्टिविटी के लिए आपको चाहिए 1 रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. यहां से K निकलेगा. K की जो वैल्यू निकलेगी उसको आप, जो भी वैल्यू निकलेगी उस है ये वाला भैया, मोलर कंडक्टेंस के लिए आपको चाहिए K इंटू 1000/m. K आप यहां से निकालेंगे इंटू 1000/m 0.01. जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है. उसके बाद मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ ये व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH. देखो ये वाले में थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है. क्यों एक्स्ट्रा है? मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इतना 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 ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली. मोलर कंडक्टिविटी नॉर्मल इतना. ठीक, तो आपको एक काम करना है. काम ये है कि इसमें आपको क्या करना है. पहले तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसका निकालिए कितना है. इन तीनों की मदद से आप NH4OH का निकालो. इक्वेशन 1 2 3 वैसा वाला जो करते हैं ना. तो NH4Cl टूटेगा कैसे? NH4 + Cl माइनस, Na + OH माइनस, Na + Cl माइनस. आपको चाहिए NH4 प्लस और OH माइनस. कहां से आएगा? इसको और इसको ऐड करना है, ये दोनों बनेगा जिससे इसको माइनस करना है. तो क्या निकलेगा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको निकलेगा मोलर कंडक्टिविटी किसका? NH4Cl का. नॉर्मल कंडीशन में कितना दिया हुआ है NH4Cl का? 9.33. तो ये है 9.33. यहां से जो भी वैल्यू निकलेगी वो रखोगे, डिवाइड मारोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया समझ में. उसके बाद फॉर्मुलेट द गैल्वेनिक सेल. इसमें तो देखो आप लोगों को करना ये है, फॉर्मुलेट देयर कॉम्बिनेशन. SRP कम तो एनोड, SRP ज्यादा तो कैथोड. बस यहां से कैलकुलेट ये तो बन ही जाएगा. कैसे करेंगे भैया इसको? माइनस ऑफ NF E0 सेल. अब E0 सेल के लिए आपको चाहिए रहता है क्या? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. E0 कैथोड कितना है? कैथोड 0.52 माइनस 0.16 कितना होगा?
ये हो गया आपका 12, ये हो गया 0.36, यहाँ पे रख दो। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शिफ्ट हो रहा है? 2 इंटू, अच्छा 2 नहीं, 1, 1 इंटू 96,500 इंटू 0.36, जो भी आंसर आएगा वो आपका ये। वाटर फ्यूल सेल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी हाइड्रोजन या कोई भी पेट्रोलियम फ्यूल को कंबस्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, करंट प्रोड्यूस करके देता है, वो सब क्या है? फ्यूल सेल। ये 1 नंबर का ये 221 है, 221 है ये, तो इसका तो डेफिनेशन लिखना काफी है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया अपना डिस्कशन कंप्लीट सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 का। गुड लक। Done, sir.